नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत अब सिर्फ दूसरे देशों को हथियार बेचने वाला देश नहीं रह गया है। भारत अब दूसरे देशों के साथ मिलकर हथियार बनाने और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला पार्टनर भी बन रहा है। जी हाँ, 15 अगस्त 2026 को भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ। इसमें दोनों देश रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पर सहयोग करेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि इस समझौते का मतलब क्या है? क्या आने वाले समय में भारत और आर्मेनिया मिलकर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे? क्या इससे आर्मेनिया की सैन्य ताकत बढ़ेगी और अज़रबैजान के साथ उसका पावर बैलेंस प्रभावित हो सकता है? और एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह समझौता दिखाता है कि आर्मेनिया अब रूस पर अपनी डिफेंस डिपेंडेंस कम करके भारत जैसे नए पार्टनर की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस समझौते की पूरी बैकग्राउंड क्या है, भारत और आर्मेनिया यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसमें कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और आने वाले समय में इसका भारत, आर्मेनिया और पूरे रीजन पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आराम से देखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबर देखने को मिलेगी। दोस्तों, 17 अगस्त 2026 को भारत और आर्मेनिया ने राजधानी येरेवान में रक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आर्मेनिया भारत से तैयार हथियार खरीदेगा। इसमें 4 बड़े क्षेत्रों में साथ काम करने की बात है। पहला, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट। दूसरा, मिलिट्री इनोवेशन। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेशन। और चौथा, मिलकर हथियारों का डिज़ाइन और प्रोडक्शन। सरल भाषा में बोलें तो भारत और आर्मेनिया मिलकर नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट बनाने की संभावनाएं तराशेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स और टेक्निकल एक्सपर्ट भी एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट की एक्सचेंज होगी और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की ट्रेनिंग भी की जाएगी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना है, यह एमओयू किसी एक मिसाइल या किसी खास हथियार को खरीदने का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी अभी किसी एक स्पेसिफिक वेपन की खरीद तय नहीं हुई। यह एक फ्रेमवर्क यानी एक बेसिक एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर आगे चलकर अलग-अलग डिफेंस प्रोजेक्ट और एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से अधिकारियों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए। दोस्तों, भारत की तरफ से इस डेलीगेशन का नेतृत्व डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें शामिल थे हाईटेक इंडस्ट्री मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। आर्मेनिया की तरफ से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमेटी के एक्टिंग चेयरमैन भी इस बातचीत में शामिल रहे। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है जो समझना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। बातचीत में डिफेंस मिनिस्ट्री, मिलिट्री लीडरशिप और हाईटेक इंडस्ट्री तीनों स्तरों पर चर्चा हुई। इसका मतलब साफ है कि भारत और आर्मेनिया अपने डिफेंस रिलेशन को सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रखना चाहते। दोनों देश डिफेंस कोऑपरेशन को नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डिफेंस इंडस्ट्री से भी जोड़ना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि आर्मेनिया को भारत की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसका जवाब 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध और उसके बदलती हुई रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन में मिलता है। कई सालों तक आर्मेनिया अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक रूस पर निर्भर रहा। SIPRI से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया के कुल आर्म्स इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी करीब 93% थी। लेकिन 2020 के युद्ध के बाद आर्मेनिया को महसूस हुआ कि सिर्फ एक देश पर डिफेंस के लिए निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अब आर्मेनिया अपने डिफेंस सप्लाई चेन और मिलिट्री पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। सरल भाषा में कहें तो सिर्फ रूस पर निर्भर रहने के बजाय भारत, फ्रांस और दूसरे देशों के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। आर्मेनिया के लिए यह भी ज़रूरी है क्योंकि अपनी आर्टिलरी, सर्विलांस, एयर डिफेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है और इसी वजह से भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बनकर उभर रहा है। अब सवाल आता है कि भारत ने आर्मेनिया को अब तक क्या-क्या दिया। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया की डिफेंस पार्टनरशिप अचानक शुरू नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया ने भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट में काफ़ी रुचि दिखाई है और कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम की खरीद भी की है। इनमें प्रमुख हैं, पहला, पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ठिकाने पर दूर से भारी मात्रा में रॉकेट फायर करने के लिए किया जाता है।
आर्मेनिया जैसे माउंटेनस और चैलेंजिंग टेरेन वाले देश के लिए यह सिस्टम काफ़ी उपयोगी हो सकता है। दूसरा है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। स्वाति रडार दुश्मन की आर्टिलरी और रॉकेट फायरिंग पोजीशन का पता लगाने में मदद करता है। सरल भाषा में समझें तो दुश्मन ने जहां से गोली या रॉकेट दागा है, यह रडार उस जगह को लोकेट करने में मदद करता है ताकि वहां जवाबी कार्रवाई की जा सके। तीसरा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट और दूसरे एरियल थ्रेट से बचाव के लिए किया जाता है। चौथा है ATAGS आर्टिलरी सिस्टम। ATAGS भारत में विकसित की गई एक एडवांस आर्टिलरी गन है। यह इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण आर्टिलरी सिस्टम में से एक है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है कि किसी सिस्टम कितनी संख्या में आर्मेनिया के पास है, उसकी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट क्या है और उसका ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इन मामलों में सरकारों की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन को ही सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अब सवाल है कि भारत और आर्मेनिया की डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत कब होने लगी। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों ने 2003 में डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर एक MOU हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2016 के बाद, खासकर 2020 के नगोर्नो काराबाख युद्ध के बाद दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन तेजी से आगे बढ़ने लगे। 2020 के बाद आर्मेनिया ने भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में ज़्यादा रुचि दिखाई। इसके साथ ही भारतीय कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को लेकर भी बातचीत शुरू हुई। फिर 2023 के बाद बातचीत का फोकस सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहा। अब चर्चा होने लगी भारत में बने सिस्टम की लोकल असेंबली कैसे हो, आर्मेनिया में मेंटेनेंस फैसिलिटी कैसे बनाई जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो, डिफेंस कंपोनेंट का प्रोडक्शन कैसे शुरू किया जाए और दोनों देश मिलकर नए डिफेंस सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अप्रैल 2026 में भी आर्मेनिया डिफेंस लीडरशिप और इंडियन ऑफिशियल के बीच जॉइंट मिलिट्री हार्डवेयर डेवलपमेंट और डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। और अब अगस्त 2026 का नया MOU इन सभी चर्चाओं को एक फॉर्मल फ्रेमवर्क देता है। यानी अब दोनों देशों का डिफेंस रिलेशनशिप सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब आखिर क्या होता है। मान लीजिए कोई रडार, आर्टिलरी सिस्टम या मिसाइल चाहिए। एक तरीका है वह उसे पूरी तरह किसी दूसरे देश से खरीद कर इम्पोर्ट कर ले, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन में दोनों देश मिलकर उस सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट भारत में बनाए जा सकते हैं, कुछ पार्ट की असेंबली आर्मेनिया में हो सकती है। आर्मेनियन इंजीनियर और टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी आर्मेनिया में बनाई जा सकती है। इसका फ़ायदा यह होगा कि आर्मेनिया को हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी विदेशी सप्लायर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत के लिए भी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने से आगे बढ़कर एक बड़ा मौका है। भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकता है। इसे डिफेंस इंडस्ट्री डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है। लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा, एक्सपोर्ट रूल, क्वालिटी स्टैंडर्ड, फंडिंग और सिक्योर सप्लाई चेन जैसी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआत में जॉइंट प्रोडक्शन शायद कंपोनेंट्स, एम्यूनिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस और लिमिटेड असेंबली जैसे क्षेत्रों में हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत होते ही कोई अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम पूरी तरह आर्मेनिया में बनने लगे। यानी यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत के लिए यह एग्रीमेंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के लिए आर्मेनिया का एक महत्वपूर्ण डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर बन सकता है। इस पार्टनरशिप से भारत को कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, भारतीय डिफेंस सिस्टम को दूसरे देश की मिलिट्री में इस्तेमाल होने का अनुभव मिलेगा। इससे इंडियन वेपन और टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिबिलिटी मिल सकती है। दूसरा, भारतीय डिफेंस कंपनीज को नए इंटरनेशनल मार्केट मिल सकते हैं। तीसरा, इंडियन कंपनी को फॉरेन मिलिट्री के साथ काम करने और अपने प्रोडक्ट्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर बनाने का अनुभव मिलेगा। चौथा, भारत साउथ काकस रीजन में अपनी रणनीतिक प्रेजेंस मजबूत कर सकता है, वो भी बिना किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। भारत का संदेश यह हो सकता है कि वह किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में सीधे शामिल हुए बिना अपने पार्टनर कंट्री को डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट देकर उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत करने में मदद कर सकता है। यह भारत की बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट रणनीति से भी जुड़ा है। भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर दूसरे देशों को भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता है।
लेकिन भारत का फायदा केवल एक्सपोर्ट और बिजनेस तक सीमित नहीं है। इस पार्टनरशिप का संबंध जियोपॉलिटिक्स से भी है और यहीं से कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बात करते हैं कि अज़रबैजान, टर्की और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। अज़रबैजान को टर्की का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। वहीं टर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है। ऐसे में अगर आर्मेनिया की आर्टिलरी, रडार और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत होती है तो पूरे रीजन में मिलिट्री बैलेंस और कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, इस नई एमओयू का मतलब यह नहीं है कि भारत और आर्मेनिया ने कोई मिलिट्री अलायंस बना लिया है। इस समझौते में किसी तीसरे देश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन या म्यूचुअल डिफेंस गारंटी जैसी कोई बात नहीं। फिर भी अजरबैजान इस पार्टनरशिप पर नज़र रख सकता है, क्योंकि अगर आर्मेनिया को भारतीय रडार, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम मिलते हैं तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत हो सकती है। आगे चलकर दो संभावित नतीजे हो सकते हैं। पहला, आर्मेनिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ने से बेहतर डिटेरेंस और रीजनल स्टेबिलिटी आ सकती है। दूसरा, अगर दोनों पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदने लगते हैं तो साउथ काकस में आर्म्स कंपटीशन बढ़ सकता है। इसीलिए यह पार्टनरशिप भारत और आर्मेनिया तक सीमित मामला नहीं है। इसका असर पूरे रीजन की सिक्योरिटी कैलकुलेशन पर पड़ सकता है। अब सवाल है कि क्या इस पार्टनरशिप से आर्मेनिया पर रूस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात साफ है, आर्मेनिया अब अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यानी वह सिर्फ एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहता है। कई सालों तक रूस आर्मेनिया का बड़ा डिफेंस सप्लायर और सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। लेकिन रीजनल टेंशन, डिफेंस सप्लाई से जुड़ी चिंताएं और बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण आर्मेनिया अब नए ऑप्शन तलाश रहा है। इसमें भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है, लेकिन भारत को रूस का सीधा या पूरी तरह से रिप्लेसमेंट मानना सही नहीं होगा। भारत और आर्मेनिया का कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ा है। यह रूस जैसी सिक्योरिटी अलायंस का विकल्प नहीं है। इसीलिए इस पूरे मामले को रूस को हटाने के तौर पर देखने के बजाय आर्मेनिया की मल्टी पार्टनर डिफेंस स्ट्रेटजी के रूप में समझना ज़्यादा सही होगा। यानी आर्मेनिया अब अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस ज़रूरतों के लिए कई देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। अब बात करते हैं इस एमओयू के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों की। दोस्तों, किसी भी डिफेंस एग्रीमेंट को ज़मीन पर लागू करना आसान नहीं होता। इस पार्टनरशिप के सामने भी कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। पहली चुनौती है, एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कि कौन से प्रोजेक्ट शुरू होंगे और उनके लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होंगे। दूसरी चुनौती है, अगर दोनों देश मिलकर डिफेंस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आर्मेनिया में फैक्ट्रीज, स्किल्ड वर्कर, टेस्टिंग फैसिलिटीज और लगातार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तीसरी चुनौती है, भारत अपनी सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी और किस लेवल तक शेयर करेगा, या हर प्रोजेक्ट के हिसाब से तय किया जाएगा। चौथी चुनौती है, अगर आर्मेनिया भारत से डिफेंस सिस्टम लेता है तो उसके लिए स्पेयर पार्ट, एम्यूनिशन, मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड की सप्लाई लगातार बनाए रखना जरूरी होगा। पांचवी चुनौती है, अगर यह कॉर्पोरेशन आगे चलकर ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी को तेजी से मजबूत करने लगता है तो अजरबैजान और उसके पार्टनर्स भी अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ा सकते हैं। इससे रीजन में आर्म कंपटीशन बढ़ने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इस पार्टनरशिप की सफलता सिर्फ इस बात से निर्भर मतलब सफलता इस बात से तय नहीं होगी कितने हथियार खरीदे या बनाए गए। असल सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी तरह से काम करती है। अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी होगी। सबसे पहले, क्या भारत और आर्मेनिया इस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाते हैं? दूसरा, क्या किसी इंडियन डिफेंस कंपनी और आर्मेनिया ऑर्गेनाइजेशन के बीच स्पेसिफिक प्रोडक्ट एग्रीमेंट होता है? तीसरा, क्या आर्मेनिया में रिपेयर, मेंटेनेंस या असेंबली फैसिलिटी शुरू की जाती है? चौथा, क्या यह कॉपरेशन आगे बढ़कर ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों तक पहुंचता है? और पांचवा, क्या भारत के मौजूदा डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया के ट्रेनिंग और मिलिट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है? अगर इन क्षेत्रों में वास्तविक प्रोग्रेस होती है तो 17 अगस्त का यह एमओयू सिर्फ एक सिंबॉलिक एग्रीमेंट बनकर नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत और आर्मेनिया के बीच रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, भारत और आर्मेनिया डिफेंस एमओयू को 3 आसान पॉइंट में भी समझ सकते हैं। पहला, यह आर्मेनिया को अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए एक से ज़्यादा देशों से हथियार और टेक्नोलॉजी लेने का मौका देता है। दूसरा, इससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा,
साउथ काकस में डिफेंस ऑपरेशन का एक नया मॉडल बन सकता है, जहां सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं होगी, बल्कि रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन पर भी काम होगा। लेकिन अभी इस एमओयू को किसी फाइनल मेगा डील या मिलिट्री अलायंस के रूप में पेश करना सही नहीं होगा, क्योंकि असली काम अब शुरू होगा। देखना यह है कि कौन से डिफेंस सिस्टम चुने जाते हैं, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है और ये एग्रीमेंट ज़मीन पर कितनी तेज़ी से लागू होते हैं। यही चीज़ तय करेगी कि यह एमओयू सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर रह जाता है या वास्तव में भारत और आर्मेनिया के बीच एक मजबूत लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।